टेस्ट आपको मिरर दिखाते हैं, वो आपको आपका रियलिटी चेक देते हैं। मतलब 42 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करेक्ट होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। 300 मार्क्स का पेपर है। अगर आप पेपर वन को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे तो आप जेआरएफ से दूर रह जाएंगे कि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो। जो लोग आपको ताना मारते थे, जो लोग आपको गलत बोलते थे, जो लोग आपसे ये कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक जवाब होगा। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनकी जर्नी के बारे में जानकर यहाँ पर बहुत बच्चे इंस्पायर होंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज हार्दिक अग्रवाल, जिन्होंने जून 2025 अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 7 इन सब्जेक्ट कॉमर्स लेकर आए हैं ये, और इन्होंने किया है अपने घर वालों का नाम रोशन। आइए जानते हैं आज हार्दिक से कि इनकी जर्नी कैसी रही। सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम हार्दिक। वेलकम हार्दिक टू उत्कर्ष, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। Thank you so much, Shivanshi ma'am, for inviting me on this podcast. It is really an honor to be here at Utkarsh classes for this podcast. एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो बहुत फ्रूटफुल सेशन रहेगा। और हमारे इस सेशन से जो एस्पिरेंट्स पर्टिकुलरली यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, जहाँ पर वो ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको अवॉइड करनी है जब हम इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को इसलिए भी हेल्प मिलेगी कि हर एक स्टूडेंट की जो जर्नी रहती है वो लगभग सिमिलर सी जर्नी रहती है जैसे मेरी जर्नी रही। पहले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया, फिर उसके बाद अपनी मेहनत को और भी ज्यादा बढ़ाया, और उस मेहनत को बढ़ाने के साथ साथ मेरा जो रिजल्ट था सेकेंड अटेम्प्ट में वो बहुत अच्छा रहा। तो सब इसी दौर से होकर गुजरते हैं, इसी जर्नी से होकर गुजरते हैं, तो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारा आज का एक कॉन्वर्सेशन। जी, तो शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हार्दिक जी के यूजीसी नेट दिस जून 2025 अटेम्प्ट में 244 आउट ऑफ 300 मार्क्स आए हैं। पेपर वन में हार्दिक के 42 क्वेश्चंस करेक्ट थे, which in itself is a big achievement, right? 42 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करेक्ट थे, और पेपर टू में 80 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस करेक्ट थे। Currently, Hardik is working as an assistant professor at IIPPT College in Greater Noida. तो क्या थी इनकी स्ट्रैटेजी, ये जानने से पहले मैं एक बार हार्दिक का रिजल्ट आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। ये है हार्दिक का रिजल्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्दिक ने अचीव किए हैं 244 मार्क्स एंड 99.98 परसेंटाइल। He has truly set a benchmark for hard work, determination and dedication. तो ये रहा हार्दिक का स्कोर कार्ड जो मैंने आपके सामने दिखाया। आइए जानते हैं कि हार्दिक, जब आपने अपना रिजल्ट देखा और आपने देखा कि आपने स्कोर किया है 99.98 परसेंटाइल, तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आपकी ऑल इंडिया रैंक आई है, राइट? तो क्या रिएक्शन था आपका? आपके आसपास कौन लोग थे? क्या वो माहौल था, वो एक बार बताइए। हम देखिए, जहाँ तक बात है रिजल्ट की और इसमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप समझ सकते हैं क्योंकि आपने भी कई बार यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है। तो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन बड़ा टेंस माहौल होता है। बिल्कुल। हमको भी टेंशन होती है और जो हमारे घर वाले होते हैं उनको भी टेंशन होती है कि क्या रिजल्ट रहेगा हमारे बच्चे का। तो सिमिलर मेरे घर वालों के साथ था, मेरे साथ था, जहाँ मुझको बहुत ज्यादा टेंशन थी कि मेरा जो इस बार स्कोर रहा है, जो मैंने आंसर की चेक की थी उसके बेसिस पर स्कोर तो बहुत अच्छा रहा था। मेरा 258 से 260 इनिशियली ये स्कोर मेरा आ रहा था। जब मैंने फर्स्ट आंसर की आई और फर्स्ट आंसर की में मैंने अपना स्कोर चेक किया तो 258 से 260 मार्क्स मेरे बन रहे थे। पर जब फाइनल आंसर की आई देन आई गॉट 244 मार्क्स। 244 मार्क्स भी अपने आप में काफी ज्यादा एक अच्छा स्कोर है। और उसको देखने के बाद मैं इतना तो कंफर्म था कि मैं इस बार जेआरएफ क्वालिफाई करने जा रहा हूँ। बस इंतजार इस बात का था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक कितनी आएगी, क्या मैं टॉप 10 में आऊंगा या फिर मैं टॉप 20 में आऊंगा, इस बात का मेरे को इंतजार था। जब रिजल्ट आया, शाम के वक्त रिजल्ट आया था और टेंस माहौल चल रहा था,
जब रिजल्ट आया तो मेरी जो मदर थी वो मेरे साथ थी, वो वहाँ पर मौजूद थी, उनको मैंने रिजल्ट दिखाया, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कहा और आस-पास मिठाई हम लोगों ने बाँटी, हम लोग मंदिर गए, भगवान को शुक्रिया अदा किया। सब लोग बहुत खुश थे, सबको बहुत प्राउड फील हो रहा था मेरे ऊपर और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था कि 3-4 महीने जो मैंने अपने स्पेंड किए पिछले, जो भी साइलेंट सैक्रिफाइसेस रहे, वो सैक्रिफाइसेस वर्थ इट थे। अल्टीमेटली मैं अपना एम, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाया और सब लोग बहुत खुश थे उस दिन। बहुत बढ़िया लगा आपकी ये स्टोरी जानकर हार्दिक कि आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि आपको ये पता था कि आप जेआरएफ तो क्वालिफाई कर ही रहे हैं, राइट? और ऑल इंडिया रैंक 7 अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू हार्दिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ क्या रहा, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी और आपके मन में यूजीसी नेट देने का विचार कैसे आया हार्दिक? मैम देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं अलीगढ़ से बिलॉन्ग करता हूँ हुँ। और मेरी जितनी भी स्कूलिंग रही है या फिर हायर एजुकेशन रही है, वो अलीगढ़ से ही हुई है। अब अगर मैं 10th के बारे में बात करूँ, तो जो मेरी 10th रही है, वो एक सीबीएसई स्कूल से रही है। हुँ। तो सीबीएसई बोर्ड से मेरी 10th पास आउट रही थी और स्टार्टिंग से ही मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। 8th में मैं फर्स्ट आया, फिर 9th, 10th, 11th, 12th सब में मैंने कंसिस्टेंट स्कोर मेंटेन करके रखे। मेरे 10th, 11th और 12th तीनों में ही 88% मार्क्स थे। तो यानी तीनों ही क्लासेस में मैंने लगभग कंसिस्टेंट। मेंटेन करके हाँ। यहाँ से चीजें स्टार्ट हुई। 11th में मैंने एबीयू का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया। कॉमर्स स्ट्रीम से मैं आता हूँ, कॉमर्स में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उस एंट्रेंस को क्वालिफाई किया, तो 11th में मेरा एबीयू में एडमिशन हो गया। तो 12th जो मेरी रही है वो सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्लस टू बॉयज एबीयू से रही है। उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, दोनों कॉमर्स में रही है और दोनों ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रही है। देन उसके बाद मैंने बीएड में एनरोल किया। रिसेंटली मेरी बीएड कंप्लीट हुई है। जब मैं बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो बीएड के लिए प्रिपेयर करते-करते ही यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 176 मार्क्स थे, 176 मार्क्स के बाद सेकंड अटेम्प्ट में 244 मार्क्स मेरे रहे। तो जहाँ पर मैंने ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल किया और अभी मैं करेंटली एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ एट आईआईटीटी कॉलेज। जहाँ तक बात की आपने पूछा कि कैसे आपको पता चला इस एग्जाम के बारे में, कैसे आप इंस्पायर हुए, कि मैं 12th के बाद मैं एक कोचिंग में पढ़ाने लगा था अलीगढ़ में ही। वहाँ पर मैं 11th और 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था। तो वहाँ पर जो कोचिंग के हेड थे, वो खुद पीएचडी कर रहे थे एबीयू से। वो वहाँ से जब पीएचडी कर रहे थे, तो उनके पीएचडी करते-करते मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। वहाँ से हार्दिक आपका मैंने वीडियो ऑफ हो गया है शायद। ओके मैम, लेट मी चेक। हाँ जी, ओके। जो वहाँ के जो सीनियर थे, जो कोचिंग के हेड थे, वो खुद एबीयू से पीएचडी कर रहे थे और उनको मैं देखता था, वो लगातार मेरे को चीज़ें सिखाते थे, बताते थे, तो वहाँ से मेरे अंदर भी इंटरेस्ट जागा। पढ़ा तो मैं रहा ही था, लेकिन पढ़ाने के साथ-साथ मेरे अंदर ये भी इंटरेस्ट जागा कि आगे एक ऐसा करियर है, एक ऐसा प्रोफेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जहाँ हम जा सकते हैं, रिस्पेक्ट हमको मिलेगी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा और एक अच्छा प्रोफेशन, ये है नोबल प्रोफेशन है, जहाँ पर मैं आस-पास जो मेरे सीनियर्स हैं, उनके लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन डेवलप हुई कि मुझे इस प्रोफ़ेशन में जाना चाहिए और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहिए, जिससे मैं धीरे-धीरे करके सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट बना पाऊँ और पहले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनूँ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के बाद फिर मैं एक दिन एसोसिएट प्रोफ़ेसर बनूँगा होप सो एंड देन फाइनली मैं जो है प्रोफ़ेसर बनूँगा। अभी मेरी पीएचडी नहीं हुई है, पीएचडी में मैं बहुत जल्दी ही एनरोल करने वाला हूँ। तो ये मैम मेरी एक स्टोरी रही, एक एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा रहा और मेरे जो कोचिंग के हेड थे वहाँ से मुझे इसके लिए इंस्पिरेशन मिली।
हाँ, बहुत से लोगों के पास हार्दिक क्या है कि एक ऐसे रोल मॉडल नहीं होते हैं आसपास जिनको देख के वो इंस्पायर हो सके या प्रिपरेशन कर सके। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमारी इस कॉन्वर्सेशन से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं आपकी जर्नी से, आपसे इंस्पायर होने वाले हैं और वो यूजीसी नेट की तरफ जरूर आएंगे और जरूर ये एग्जाम को क्लियर करेंगे आपकी जर्नी को जान के। तो हार्दिक जो भी हमारे एस्पिरेंट्स रहते हैं तो हर किसी की जिंदगी में मतलब कोई भी हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एक टफेस्ट फेज आता है, सबकी प्रिपरेशन में आता है कि जहाँ पे इंसान को लगता है कि नहीं ये मेरा बहुत मुश्किल फेज है और अब मेरे से जो है जेआरएफ हो नहीं पाएगा या मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं या फिर जिनके जो एक टफ फेज से गुजर रहे हैं प्रिपरेशन के दौरान, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ हुआ कभी ऐसा कि कोई टफेस्ट फेज आया हो आपकी लाइफ में? जी मैम, हर एक्टर के साथ मुझे लगता है लगभग ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज जरूर फेस करता है जहाँ पे उसको लगता है कि मैं गिव अप कर दूं, जहाँ पे उसको लगता है कि मैं इस एग्जाम के लिए नहीं बना, या फिर मेरा ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, डिसम्बर अटेम्प्ट। तो डिसम्बर अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स बहुत कम रहे, हम्म। 186 पे नेट क्वालिफाई हुआ था उस टाइम जनरल कैटेगरी में। और मेरा क्वालिफाई हुआ, वही पीएचडी क्वालिफाई हुआ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक था। मुझे लगा कि क्या मैं यूजीसी नेट एग्जाम में क्वालिफाई कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वहां पर मेरे को लगा कि मेरे को अपनी जो मेहनत है वो बढ़ानी चाहिए, अपनी मेहनत को पूरा डॉक्टर बनाना चाहिए, इंटरव्यू से नहीं होगा। ये चीज मेरे को समझ में आ गई थी। गिव अप वाली बात तो नहीं थी। मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं अपने एफर्ट्स डबल करूंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा और अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करूंगा, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करूंगा, तो डेफिनेटली नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं जेआरएफ क्वालिफाई करूंगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं अपनी चीजों को, अपने स्कोर कार्ड को और बेहतर कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो ये रहा था आपका एक टफेस्ट फेज जब आपको लगा कि आपने ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा कि क्या जेआरएफ होगा या नहीं होगा। बहुत से बच्चों के साथ होता है ऐसा। कभी ऐसा हुआ हार्दिक कि आप मॉक लगा रहे हो और आपका मॉक का रिजल्ट ऐसा आया हो कि आपको लगा हो कि भाई मॉक में मेरे ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ हो किसी मॉक से, किसी रिजल्ट से? जी मैम, देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आप मॉक्स नहीं लगाएंगे तो फिर आपको जो अल्टीमेटली एंड डे है, जिस दिन आपका एग्जाम है, वहां पर आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। मॉक्स मैं कंटिन्यूअसली लगाता था, और मॉक्स जब मैं देता था तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमारा पेपर, जैसे पेपर 1 या पेपर 2 300 मार्क्स का है इन टोटल। एक बार ऐसा हुआ मेरे 150 मार्क्स है, 156 मार्क्स है, 160 मार्क्स है। तो मुझको ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा हूँ, मेरा जो पाथ है वो ठीक नहीं है और मैं सही तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा हूँ और मैं एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ जहाँ पे मॉक टेस्ट की वजह से कॉन्फिडेंस मेरा सेटल हुआ। मुझे लगा कि मेरे जो मार्क्स है वो ठीक नहीं आ रहे हैं। बट एक चीज मेरे को अच्छे से पता चल चुकी थी, क्योंकि मैंने पहले भी प्रिपेयर किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में दे चुका था, कि मॉक टेस्ट का जो पर्पज है वो ये नहीं है कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मॉक टेस्ट का पर्पज है कि हम उससे सीखें, सही बात है। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें और उन मिस्टेक्स को नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करें। क्योंकि मॉक टेस्ट में बनाए जाते हैं टफ, और वो टफ इसलिए बनाए जाते हैं कि स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि सब कुछ बहुत आसान है, मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। क्योंकि अगर स्टूडेंट को ऐसा लगने लगेगा कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो फिर वो उतनी मेहनत नहीं करेगा। लेकिन अगर मॉक टेस्ट वो देगा, मॉक टेस्ट में उसके मार्क्स कम रहेंगे, तो अपनी मेहनत को और बढ़ाएगा। तो मैंने मॉक टेस्ट में स्कोर्स बढ़ाने के बाद अपनी मेहनत को बढ़ाया और ये रियलाइज किया कि इवेंचुअली मेरे स्कोर्स बेटर होते चले गए। मैं हमेशा उन मिस्टेक्स को एक जगह लिखता था, एक कॉपी में नोट डाउन करता था और ये देखता था कि क्या उन मिस्टेक्स से मैं समझ सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम वो चीजें ना हो, इसके लिए भी मैं नोट बनाता था। तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी रहती थी जहाँ पर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। कई बार ऐसा होता है हार्दिक कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको लगता है कि भाई मॉक दे दिया है
और एनालाइज नहीं किया, ना उन्होंने अपनी गलतियों को नोट डाउन किया, ना उन्होंने ये एनालाइज किया कि भाई क्या गलत हुआ है, किस वजह से उसके मार्क्स कम आए हैं। तो ये गलतियां बच्चे करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि ये गलतियां हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, मैंने तो मॉक लगा लिया है और मेरे तो मॉक में जैसे जो भी मार्क्स बने हैं। लेकिन जहां पे गलत हुए हैं क्वेश्चन, वो क्या करते हैं, वो एनालाइज करना भूल जाते हैं या जानबूझ के इग्नोरेंट हो जाते हैं, राइट। तो बहुत गलत चीज है ये। हाँ, नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ कि ये बहुत गलत चीज है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी। मेरा ये मानना है कि अगर आप एग्जाम से पहले आईना देखें हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। मॉक टेस्ट आपको मिरर दिखाते हैं, वो आपको आपका रियलिटी चेक देते हैं। तो एग्जाम से पहले रियलिटी चेक ले रहे हो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लास्ट वाले दिन जिस दिन अल्टीमेट एग्जाम है, वहां अगर रियलिटी चेक मिलेगा तो वो आपको बहुत भारी पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि कई बार रियलिटी चेक लो, डेली रियलिटी चेक लो जब तक एग्जाम नहीं आ रहा है। और जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आप फोड़ दो, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपना एग्जाम करके आओ। और कॉमर्स में हार्दिक आपके 100 में से 80 क्वेश्चंस करेक्ट थे, ठीक है। वैसे तो यही माना जाता है कि कॉमर्स इज वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट्स, और उसमें उस सब्जेक्ट में 100 में से 80 क्वेश्चंस आपके करेक्ट थे। तो क्या कोई ऐसी यूनिट थी हार्दिक कॉमर्स में जिससे आपको डर लगता हो? इनिशियली स्टैटिस्टिक्स और जो रिसर्च मेथडोलॉजी वाला पार्ट है, एक यूनिट हमारी है जहाँ पर हमको स्टार्ट्स और रिसर्च का पोर्शन पढ़ना पड़ता है जी। वो मुझे इनिशियली बड़ा टफ लगता था। उसके पीछे रीजन है, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ स्टैट्स में रिसर्च मेथडोलॉजी में हम बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उनको याद रखना, उनको समझना, उनके पीछे के लॉजिक को समझना। कई बार क्या होता है कि हम उसको मेमोराइज कर लेते हैं, रूट लर्निंग कर लेते हैं। बट रूट लर्निंग करने से मैं 2 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले 10 फॉर्मूले याद रख सकता हूँ, लेकिन इतने सारे फॉर्मूले हैं कि वहां पर रूट लर्निंग काम नहीं आएगी। तो उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वो होनी बहुत जरूरी है। तो वो मेरे को कब आई, जब मैं लगातार बार बार स्टैट्स और आरएम को रिवाइज करता था। मैंने एक चीज समझी थी कि अगर मैं अपने वीक सब्जेक्ट को, वीक पोर्शन को छोड़ कर जाऊंगा तो देर आर हाई चांसेस कि मैं जेआरएफ से मिस कर जाऊंगा और मैं नेट क्वालिफाई कर पाऊंगा या दोबारा से ओनली पीएचडी क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं होता है। आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना है। आपको टफ लग रहा है तो उसको दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जब तक वो क्लियर ना हो जाए, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक पढ़िए। तो ये बहुत जरूरी था और ये मैंने अप्लाई किया। आरएम में भी मैं लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था, कॉन्सेप्ट को 3 बार 4 बार समझता था और फिर इवेंचुअली एग्जाम आते आते सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कभी पढ़ा नहीं होता है ना, वो ना बैचलर्स में पढ़ा होता है, ना मास्टर्स में पढ़ा होता है, वो अचानक से यूजीसी नेट के लिए पढ़ना होता है। तो इसलिए बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, राइट। सिलेबस में इतना वास्ट है, रिसर्च में देखते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी में सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस के हर एक एस्पेक्ट को समझना, ये कई बार होता है कि हमको बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे रिसर्च के हम टाइप्स पढ़ते हैं जी, इतने सारे होते हैं, हमको कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है कि कौन सा रिसर्च की टाइप क्या कहता है। बिल्कुल। हार्दिक, मैंने आपका स्कोर कार्ड देखा, आपने बताया आपके 42 क्वेश्चंस करेक्ट थे पेपर 1 में। मतलब 42 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करेक्ट होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। 42 क्वेश्चंस अगर आपके करेक्ट हैं तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही कि आपके 42 क्वेश्चन सही थे, सिर्फ 8 क्वेश्चंस गलत थे पेपर 1 में? लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैं पेपर 2 पे कमांड बना लूंगा और पेपर 1 को इग्नोर कर दूंगा, बट ये बहुत गलत अप्रोच है। 300 मार्क्स का पेपर है, अगर आप पेपर 1 को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो आप जेआरएफ से दूर रह जाएंगे। चाहे वो एक क्वेश्चन दूर रहे, 2 क्वेश्चन दूर रहे, 3 या 4, लेकिन दूर जरूर रह जाएंगे अगर आप पेपर 1 को इक्वल वेटेज देकर नहीं चल रहे हैं। तो बहुत से बच्चों को लगता है ये कि भाई पेपर 1 छोड़ देते हैं, हो जाएगा, है ना। ये मैम तो उनकी गलतफहमी है।
2-3 बार जब वो एग्जाम दे लेंगे तो उनकी गलतफहमी दूर भी हो जाएगी कि पेपर वन के बिना वो अपना जेआरएफ लेकर आ सकते हैं। तो पेपर वन को सबसे पहले मैंने इक्वल इम्पोर्टेंस दी। मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मैं पेपर टू को कर रहा हूँ तो पेपर वन भी मुझे उस दिन पढ़ना है। तो कोई दिन मेरा ऐसा नहीं रहता था जिस दिन मैं दोनों ही पेपर्स के लिए प्रिपरेशन ना करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर टू पढ़ते रहते हैं और लास्ट के 1 महीने में आके पेपर वन पर ध्यान देते हैं, विच इज अ रॉन्ग अप्रोच। तो मैंने इस चीज को नहीं सेट किया। मेरी अप्रोच थी दोनों पढ़ूंगा, डेली पढ़ूंगा, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दूंगा। दूसरी चीज, मैंने डीआई और आरसी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो ऐसी चीजें हैं अक्सर स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं और मुझे लगता है कि ये वो टॉपिक्स हैं जो फ्री के नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। हर स्टूडेंट अगर इनकी प्रैक्टिस करके जाए तो आपके 5 क्वेश्चंस डीआई के और 5 क्वेश्चंस आरसी के गलत हो ही नहीं सकते। तो मेरी अप्रोच ये रहती थी कि डेली में 2 क्वेश्चंस डीआई के सॉल्व करता था और 2 क्वेश्चंस आरसी के प्रैक्टिस करता था। तो ये डेली मुझे करना ही करना था, मैंने रूटीन में बना लिया। इसके अलावा हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे आईसीटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, पीटी हो गया, तो इन पर मैं एमसीक्यूज के थ्रू फोकस करता था। एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किए और एमसीक्यू सॉल्व करके ये समझने की कोशिश करी कि पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पेपर वन में एग्जामिनर रिपीट कर रहा है। बिल्कुल। कुछ सिलेक्टेड फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जिनसे हर बार एग्जामिनर चीजें पूछता ही पूछता है, तो उन पर मेरा स्पेशल फोकस रहता था। वो मैं जरूर अच्छे से तैयार कर लेता था वो सारी चीजें। प्लस अगर बात की जाए रिसर्च एप्टीट्यूड की, एलआर की, तो उसमें मैं मैराथन पे फोकस करता था। लास्ट के 1 मंथ में मैम क्या होता है कि बहुत सारे एडुकेटर्स, इंस्टीट्यूट्स मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं यूट्यूब पर, सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं और वो बहुत सारे क्वेश्चंस करा देते हैं। तो मैंने लास्ट के 1 महीने में इतनी सारी मैराथन देखी रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए और एलआर के लिए कि वो मेरे को क्लियर होता चला गया और उसके किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम मेरे को नहीं फेस करनी पड़ी। इसके अलावा रिपीटेड रिवीजन, रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं कि लास्ट तक आते आते भूल जाओगे, नहीं याद रहेगा, इतना सब कुछ पहले हो जाएगा कि आपको चीजों को रिटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैंने उसके लिए क्या तरीका अपनाया, पेज बनाता था, वहां से पेपर वन में मेरे को बहुत हेल्प मिली। तो हार्दिक, जैसे आपने बताया ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही। लगभग कितने घंटे आप दिन में देते थे अपनी पढ़ाई को? दिन में कितने आवर्स आप डेडिकेट करते थे पेपर वन और पेपर टू को? देखिए, आज तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, शुरुआत से लेके एंड तक जो मेरा टाइमिंग्स थे, स्टडी आवर्स थे, तो इवेंचुअली मैं इंक्रीज करता चला गया। शुरुआत में मैं 2 घंटे की दे रहा था, 4 घंटे की दे रहा था। बाद में ऐसा भी हुआ कि मैंने पूरी पूरी दिन भी पढ़ाई की है। सुबह उठा हूँ, पढ़ा हूँ, खाना पीना खाया है और रात तक पढ़ता ही रहा हूँ। तो लास्ट तक आते आते ऐसा भी हुआ है। तो मैम मेरा ये मानना है कि कितने घंटे से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप डेली पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंट हो या नहीं हो, डेली आप रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपने लेक्चर्स टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आपको अपना जो भी स्टडी आवर्स सिलेक्ट करने हैं वो उतने होने चाहिए जिसमें आप अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वर्क कर पाओ। कई स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ये तो दिन भर पढ़ता है, मैं दिन भर नहीं पढ़ सकता। तो विच इज अ रॉन्ग अप्रोच। आप कंपेयर मत करो, हर इंसान डिफरेंट है। कोई किसी लेक्चर को 2 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, किसी को वो लेक्चर कंप्लीट करने में 4 घंटे लग सकते हैं। तो अपने आप को पहचानना है, अपने पोटेंशियल को पहचानना है। उसके अकॉर्डिंग आपने अपने स्टडी आवर्स डिसाइड करते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं 4 आवर्स पेपर टू को दूंगा और 2 आवर्स पेपर वन को दूंगा और 2 आवर्स में रिवीजन और मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज को दूंगा, और इससे मेरा काम चल जाएगा, तो अच्छी बात है, वो करो। किसी और को क्यों देख रहे हो कि वो 12 घंटे पढ़ता था तब उसका क्या हुआ? 12 घंटे 10 घंटे मैटर नहीं करेगा, आपकी क्वांटिटी मैटर करेगी, आपका कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट मैटर करेगा कि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो।
हाँ, बिल्कुल सही कहा है हार्दिक कि मतलब ये तो बात ओके है कि आवर्स डज़ नॉट मैटर अगर मान लीजिए लेकर बैठे हुए हैं और घंटे गिन रहे हैं कि भाई मैं तो इतने घंटे की सिटिंग करके आई हूँ, लेकिन आपके दिमाग में कुछ गया ही नहीं है, तो क्या मतलब है उस चीज़ का? अ, आप रिवीजन रेगुलर करते थे हार्दिक? रिवीजन किस तरीके से करते थे? मतलब या आप वीकली रिवीजन करते थे या फिर डेली रिवाइज करते थे? क्या अप्रोच आपकी रिवीजन को लेके रहती थी? मैं 4 लेवल्स पे रिवीजन करता था। रिवीजन की जहाँ तक बात है, एक यूनिट कंप्लीट होते ही अगर मेरी एक सिंगल यूनिट कंप्लीट हो गई है तो मैं उसको रिवाइज करूंगा। दूसरा, यूनिट कंप्लीट होने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन पीवाईक्यूज को मैं सॉल्व करूंगा। तीसरा, उससे रिलेटेड जो मॉक टेस्ट हो सकता है उस मॉक टेस्ट को दूंगा मैं, उस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड मॉक टेस्ट जो मेरे को मिलेगा। और चौथा, मेरी कोशिश ये रहती थी कि अपने शॉर्ट नोट्स बना लूं, इन शॉर्ट नोट्स के साथ भी मैं फाइनल रिवीजन करूं। तो ये 4 स्टेप अप्रोच मेरी रहती थी रिवीजन के लिए, जो मेरे को लास्ट तक बहुत हेल्प करी। जैसे आपने बताया कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते थे, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे नोट्स बनाने के चक्कर में या तो वो क्या करते हैं कि पहले लेक्चर देखते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं मैं तो फेयर नोट्स बनाऊंगा और वो दोबारा लेक्चर देखते हैं नोट्स बनाने के लिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर वो कहीं से पढ़ रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि वो उन पूरे के पूरे मटेरियल्स को छाप देते हैं नोट्स में, ठीक है? तो वो नोट्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी। तो क्या सही अप्रोच है नोट्स बनाने के लिए? किस तरीके से आप हार्दिक नोट्स बनाया करते थे? वो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा बताइए ताकि उन्हें क्लैरिटी मिले कि भाई नोट्स कैसे बनाते हैं? नोट टेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 20 यूनिट्स हैं, आप सोचिए पेपर 1 पेपर 2 मिला के देयर आर 20 यूनिट्स। और वो यूनिट्स में हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स। जब आप आएंगे आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझको कुछ नहीं आता, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे होंगे। आपको लगेगा मैंने तो ये पढ़ा था, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? जैसा आपने बताया कि पूरी पूरी कॉपी, पूरे पूरे नोट्स को कॉपी कर देते हैं, एग्जैक्ट नोट्स वो कॉपी करने में लगे हुए हैं। क्लास में उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो इतनी मोटी मोटी बुक्स या इतने मोटे मोटे नोट्स को बैठ कर पढ़े। सही बात है। तो 10 दिन में आप इतनी मोटी किताबों को या इतने मोटे नोट्स को कैसे पढ़ लोगे? तो वहां पर जरूरी है शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाना, पूरा पॉइंट नोट्स बनाना। जैसे मैं लेक्चर्स देखता था तो लेक्चर्स देखने के साथ ही मैं अपने पूरा पॉइंट नोट्स बनाता था। साथ-साथ? हाँ, भले ही मुझे लेक्चर को पॉज करना पड़े, लेकिन मैं लेक्चर को पॉज करके साथ के साथ अपने नोट्स बनाता था। उससे मुझे फायदा क्या रहता था कि मैं वो लेक्चर देख भी रहा हूँ, उस चीज को सीख भी रहा हूँ और अपने खुद के उसी वक्त टेस्ट नोट्स भी बना रहा हूँ। मैंने कोई चीज सीखी और उसे सीखकर मुझे क्या समझ में आया, बिल्कुल। वो मैंने अपने वर्ड्स में लिखा। क्योंकि जब मैं आखिरी के 10 दिन में बैठा होऊंगा एग्जाम के लिए रिवीजन करने, तो वहाँ वही नोट्स से मैं पढ़ पाऊंगा, वही नोट्स मेरे काम आएंगे जो मैंने खुद से बनाए हैं। बिल्कुल। जो टू द पॉइंट है, जैसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गए, इंपॉर्टेंट ऑथर्स हो गए, डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको हमेशा एक अलग जगह नोट करके रखनी चाहिए। हो सके तो चार्ट पेपर पर लिख कर रखिए, रूम में वॉल है उस वॉल पे पेस्ट कर दो कुछ ऐसे 2-4 चार्ट्स। जब आप सुबह उठो तो उनको एक बार पढ़ लो, रात में सोने जाओ उससे पहले एक बार पढ़ लो, शाम को टहलते वक्त उसको एक बार रीड कर लो। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको लास्ट में एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करती है, बिल्कुल। जहाँ पर हम अल्टीमेटली अपने गोल को अचीव कर पाते हैं इन छोटी छोटी चीजों की वजह से। कई बार स्टूडेंट इन स्मॉल थिंग्स को मिस कर देता है। आपने भी ऐसे किया था कि मतलब जैसे कुछ नोट्स आपने किसी जगह पे लिख के अपने बेड के पास या अपनी स्टडी टेबल के पास आपने स्टिक किए? जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज थे पेपर 1 पेपर 2 के मिला के, तो पेपर 1 के मैंने सेपरेटली लिखे हुए थे और पेपर 2 के मैंने सेपरेटली लिखे हुए थे और उनको मैंने पेस्ट किया हुआ था अपनी वॉल पे। और मैं उनको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करता था जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता था, तो 5 मिनट या 10 मिनट निकाल कर मैं उनको
एक बार रीड आउट करने की कोशिश करता था। बिल्कुल। एक बार हम लोगों को रीड भी कर लेते हैं ना, वो भी वो रह जाती हैं। ट्राई कर जाते हैं। हाँ स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि रीड नहीं करें, लेकिन रीड भी कर लेते हो तो एग्जाम में 4 ऑप्शंस होते हैं। एमसीक्यू पेपर है, पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर जाएगा, आप उसको ऑन और आउट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या होता है हार्दिक कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिन्होंने यूजी पीजी में पढ़ाई नहीं कर रखी होती है, राइट? उन्होंने यूजी और पीजी में सही से पढ़ाई नहीं करी है और उन्हें लगता है कि वो यूजीसी नेट क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका मन है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, मगर उन्हें ये लगता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कि अगर हमने यूजी पीजी में सही से पढ़ाई नहीं करी है तो हम नेट जेआरएफ नहीं कर सकते। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही अप्रोच है? मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपने यूजी में पढ़ाई नहीं करी, आपने पीजी में पढ़ाई नहीं करी, अब आपको कुछ नहीं मिल सकता। अब आप आगे कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, अब आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर नहीं है, फ्यूचर आपका खराब हो गया है। इट इज मिथ, रॉन्ग अप्रोच है। अगर यूजी पीजी में पढ़ाई किसी रीजन की वजह से इतने अच्छे से नहीं भी कर पाए हो, यू ओनली नीड 6 मंथ्स। पर्टिकुलरली मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो 6 महीने में आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, और ऐसी प्रिपरेशन जिससे आपका जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। जरूरत है राइट अप्रोच की, जरूरत है एक राइट माइंडसेट की, जहां पर आप टाइम वेस्ट ना करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, और वो 6 महीने में जी जान लगा दो। ये सोच के मेहनत करो कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा, इस अटेम्प्ट में मुझे सब कुछ झोंक देना है, जो करूंगा इसी अटेम्प्ट में करूंगा, इसी अटेम्प्ट में मैं क्वालिफाई करके रहूंगा। ये सोच के पढ़ो, अपने माँ बाप के बारे में सोच के पढ़ो कि जब आप उस एग्जाम को क्लियर करोगे तो आपके पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर। और जो लोग आपको ताना मारते थे, जो लोग आपको गलत बोलते थे, जो लोग आपसे ये कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक जवाब होगा। तो ये चीजें सोच कर जब आप पढ़ाई करोगे तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, और आपको यूजी पीजी वहां पर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, यूजी पीजी में काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, यूजीसी नेट में नहीं पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल। यूजीसी नेट में हमारे यहाँ पेपर 2 में 10 यूनिट्स है जो हमसे पूछी जा रही है। सिमिलरली 10 यूनिट्स में पेपर 1 में पूछी जा रही है। पेपर 1 की 10 यूनिट्स जनरल रहती है जो हमने कभी ना कभी थोड़ा बहुत टच जरूर किया होता है। कंप्यूटर से हम लोग थोड़ा बहुत यूज टू होते हैं, सिमिलरली मैथ से हम लोग यूज टू होते हैं, रीजनिंग से हम लोग यूज टू होते हैं। तो कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो हमने कहीं ना कहीं की होती है। जहां तक बात है पेपर 2 की, पेपर 2 में आप अगर अपने लेक्चर्स, जैसे मेरी 4 पिलर स्ट्रैटेजी रहती थी, लेक्चर्स टाइम पे कंप्लीट करता था। अगर मुझे आज 2 लेक्चर्स देखने हैं या 4 लेक्चर्स देखने हैं, तो उस दिन मैं वो लेक्चर्स कंप्लीट करूंगा और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ। दूसरा, मैं एमसीक्यूज पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करता था। पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ओवरऑल पैटर्न क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है और उसकी थिंकिंग कैसी है, किस तरीके से वो चल रहा है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की है। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, पीवाईक्यूज जरूर करके जाइए। हर एक टीचर, हर एक एजुकेटर आपको ये सलाह देगा कि पीवाईक्यूज मस्ट कि पीवाईक्यूज बैकबोन है इस एग्जाम की ना। यस हाँ। एमसीक्यूज, अगर पीवाईक्यूज करिए, पीवाईक्यूज के साथ साथ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज यानी मॉक टेस्ट करवाइए। मॉक टेस्ट से आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, लास्ट में हेल्प करेंगे। तो यूजी पीजी मैटर नहीं करता, आपकी क्वांटिटी, आपकी राइट अप्रोच मैटर करेगी, आपका खुद के ऊपर विश्वास मैटर करेगा कि आप अपने ऊपर कितना भरोसा है। मैंने अपने साथ के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिन्होंने यूजी पीजी में कुछ नहीं किया, लेकिन आज वो अच्छी जगह बैठे हैं, उन्होंने अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। न केवल यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी उन्होंने क्वालिफाई किए। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका पास कैसा था, आप फ्यूचर पे फोकस करिए, और फ्यूचर पे फोकस आप तब कर पाएंगे जब आप अपने प्रेजेंट में एफर्ट्स लगाएंगे। बिल्कुल। हार्दिक, एक मुझे याद है कि मैंने आपका पोर्टफोलियो जब देखा था तो उसमें मैंने देखा था कि आपने सीएस का एग्जाम भी क्लियर कर रखा है। यस मैम। उसमें भी आपकी ऑल इंडिया रैंक आई हुई है। यस मैम, मेरी सीएस फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 20 थी। बाद में मैं उसको किसी रीजन की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया,
एक बार मैंने एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया था, हाँ। एक अटेम्प्ट दिया था, हम्म। तो मेरा उस अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद मैं सीएस को कंटिन्यू नहीं कर पाया ड्यू टू स्टूडेंट, लेकिन मेरा सीएस फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक था। बहुत बढ़िया बात है ये भी। तो हार्दिक, क्या आप इस तरीके से पढ़ते थे कि आपने कोई एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना रखा था या फिर आप अपने मूड के अकॉर्डिंग पढ़ लेते थे? क्या अप्रोच थी उस चीज में आपकी? टाइम टेबल ना मेरा फ्लेक्सिबल था, हम्म। फ्लेक्सिबल था, लेकिन एक चीज थी जो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करती थी, वो ये कि जब मैं सोने जाता था तो मैं अपना नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करता था। टारगेट सेट में मैं क्या करता था, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स मेरे को कंप्लीट करने हैं, कितने एमसीक्यूज मैं सॉल्व करूंगा, कितने mock tests मैं एक दिन के अंदर दे सकता हूँ, और रिवीजन अगर मुझे करना है तो कौन सी यूनिट का रिवीजन करना है। ये चीज मैं पहले से डिसाइड कर लेता था, तो ये जो मेरी प्लानिंग होती थी, इस प्लानिंग से लास्ट टाइम मेरे को बहुत हेल्प मिली। अगर मैं इस अप्रोच के साथ रहता कि सुबह उठूंगा और तभी देखा जाएगा, तभी डिसाइड करेंगे क्या पढ़ना है, तो वो बहुत गलत अप्रोच होती है। पहले से आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, नेक्स्ट से आपका एक टाइमलाइन रेडी होना चाहिए। तो वो टारगेट्स, स्मॉल टारगेट्स में फिक्स कर देता था। जैसे हमको हेनरी फ्यूल का एक प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क, तो वो डिवीजन ऑफ वर्क को यहाँ अप्लाई किया मैंने अपनी लाइफ में यूजीसी नेट एग्जाम में, कि किस तरीके से हर एक टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है, हर एक यूनिट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जो भी मेरा टास्क है वो मैनेजेबल हो पाए, मैं इस तरीके के रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करता था। तो हम जो बिजनेस स्टडीज में 11th 12th में हमने पढ़ा, और बाद में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जो हमने पढ़ा मैनेजमेंट में, उसको हम रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। हार्दिक, आप क्या डेली पीवाईक्यू सॉल्व करते थे? मतलब कुछ या फिर ऐसा था कि भाई एंड में कुछ दिन सॉल्व कर लिए पीवाईक्यूज, या मतलब डेली करने होते हैं? क्या उसके लिए अप्रोच रहती है? मैं पीवाईक्यूज बेस है, अगर आप पीवाईक्यूज सॉल्व नहीं करोगे डेली बेसिस पे, तो आप एग्जाम में लैग कर जाओगे, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के पीवाईक्यूज डेली सॉल्व करता था, एक भी दिन मिस नहीं किया मैंने जहां पर मैंने पीवाईक्यूज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ना सॉल्व किए हों। तो पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करते हो, आपको ये समझ में आता है कि किस तरीके से एग्जामिनर लास्ट 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में पैटर्न चला रहा है, और देयर आर हाई चांसेस कि उनमें से काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि पेपर 1 में भी ऐसा होता है, और पेपर 2 में तो खास तौर पे ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और अगर वो आपने कर रखे हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका वो सही सही हो सकता है। वो भी नहीं उसको, तो सही कैसे जाएगा। तो जरूरी है कि पीवाईक्यूज करके जाओ, और एक बार नहीं, एक बार करने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 4 बार 5 बार पीवाईक्यू सॉल्व करो। जब 4 4 5 5 बार कर लोगे ना, तो पीवाईक्यू जब आएगा तो वो यहाँ माइंड में फिट होगा। क्या आपकी शिफ्ट में कोई आया था पीवाईक्यू? कुछ रिपीट हुआ था पेपर 1 या पेपर 2 से? पेपर 2 में कुछ क्वेश्चंस थे जो रिपीट हुए थे, 4 से 5 क्वेश्चंस मुझे जितना याद आ रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे। एज इट इज, एज इट इज। एज इट इज। और इवन मैंने अभी ये भी सुना था कि अभी रिसेंटली जो अटेम्प्ट हुआ था, इसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल सेम पैटर्न पे, सेम डिजिट के साथ, सेम लैंग्वेज के साथ रिपीट हुए। मतलब कि एनडीए की तरफ से ज्यादा मेहनत नहीं की जाती है। जी मैम, एनडीए ने वो पेपर एज इट इज देख लिया, और जो उन एमसीक्यूज को, उन पीवाईक्यूज को पढ़ के गया होगा, सॉल्व करके गया होगा, उसके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन जो पढ़कर नहीं गया उनके साथ फेल हो गया होगा। तो इसलिए एमसीक्यू पीवाईक्यूज पे स्पेसिफिक फोकस रखिए, जरूर करिए पीवाईक्यूज। तो हार्दिक, इस पूरी जर्नी में आपकी जो यूजीसी नेट जेआरएफ तक की पूरा ये सफर था, इसमें सबसे ज्यादा आपको किसने सपोर्ट किया? क्या थे आपके, कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया इस जर्नी के दौरान? कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी जर्नी में भी 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे को लगातार सपोर्ट किया,
मेरे को मोटिवेट किया। जब भी मैं डाउन फील करता था तो वो लोग मेरे को समझाते थे। फर्स्ट मेरी मदर कंटिन्यूअसली 3 से 4 महीने तक वो मेरे साथ लड़ी रही। उन्होंने मेरे साथ पूरी मेहनत की है। हमेशा ध्यान रखा है कि किसी भी चीज़ की नीड, रिक्वायरमेंट अगर मेरे को है, तो वो फुलफिल हो जाए। दूसरा, वन ऑफ माय स्पेशल फ्रेंड, उसने मेरी बहुत हेल्प करी। जब भी मैं डाउन फील करता था, तो उसने मेरे को समझाया और हमेशा मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो और तुम्हारे अंदर फुल पोटेंशियल है। तो उसको भी मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। तो एस्पिरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में 1 से 2 लोग ऐसे ज़रूर रखिए, जो हर वक़्त आपके साथ रहे, हर वक़्त आपका साथ दें, आपको सही राह, सही पाथ दिखाएँ और आपको बताएँ अगर आपकी गलतियाँ हैं तो। क्योंकि जब 1-2 लोग ऐसे आपके पास होते हैं, 1-2 अच्छे मेंटोर्स आपके पास होते हैं, तो आपकी लाइफ़ ईज़ी हो जाती है। बिल्कुल। कि ज़रूर अपने आस-पास अच्छे लोग रखिए, वो पॉज़िटिविटी से आपको भर देंगे और आपकी लाइफ़ में जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे। हाँ, या तो आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, है ना? और बिल्कुल नेगेटिव लोगों से जो है दूर रहना चाहिए, प्रिपरेशन के दौरान तो खासकर, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि भाई ये मेहनत कर रहा है, कहीं आगे ना निकल जाए और आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी भरने की कोशिश करते हैं। तो या तो ये बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ या फिर सिर्फ सिलेक्टिव पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, राइट? एग्ज़ैक्टली मैम। बिल्कुल। हार्दिक, इस प्रिपरेशन के दौरान क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे? कैसे उस चीज़ को हैंडल कर रहे थे? देखिए मैम, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया था, हुँ, ये तो झूठ है कहना। कंप्लीटली कट ऑफ नहीं किया था, लेकिन मुझे ये पता था कि उसका सिलेक्टिव यूज़, लिमिटेड यूज़ कैसे करना है। हुँ, मैंने केवल और केवल 30 से 30 मिनट, पूरे दिन में 20 से 30 मिनट्स डिसाइड करके रखे हुए थे और उन्हीं 20 से 30 मिनट्स के टाइम पीरियड में मैं सोशल मीडिया का यूज़ करता था। क्यों करता था? ताकि थोड़ा-सा अपडेट मिल जाए कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए, हुँ, इसीलिए मैं उसका यूज़ करता था। अदरवाइज़ जब मैं पढ़ाई करता था, फ़ोन आस-पास नहीं रखना है, ये मैंने डिसाइड किया था। फ़ोन को दूर रखता था। फ़ोन अगर आस-पास होता भी था, तो मैं अपने नोटिफ़िकेशंस बंद करके रखता था। क्योंकि सोशल मीडिया जितना पॉज़िटिविटी क्रिएट करता है, उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी आपके लिए क्रिएट करता है। तो वो डिस्ट्रैक्शंस ना हो, नोटिफ़िकेशंस आए तो वो नोटिफ़िकेशंस मुझे ना दिखें, इसके लिए मैं अपना फ़ोन साइड में रखता था और अगर आस-पास है, तो कंप्लीटली नोटिफ़िकेशंस ऑफ रखी, इस बात का भी मैं ध्यान रखता था। तो टाइम पीरियड डिसाइड करो, दूर मत भागो सोशल मीडिया से क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सही बात है। सोशल मीडिया का टाइम है, आप उससे यूज़ टू बनो, उसको एडवांटेज के तौर पे लो, अपनी हेल्थ के लिए यूज़ करो, कितना बेटर आप उससे आउटकम निकाल सकते हो, उस पर ध्यान दो। हर चीज़ उसकी की लिमिट सेट करो। लिमिट ज़रूरी है हर चीज़ लिमिट की। ज़रूर सेट करो। लिमिट सेट करोगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा, अदरवाइज़ तो आपका टाइम कहाँ निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। वो आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। हार्दिक, आप सुबह के टाइम पढ़ाई करना ज़्यादा प्रेफ़र करते थे या रात के टाइम? मतलब आपको क्या लगता है कि सुबह पढ़ना ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है या फिर नाइट स्टडी ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है? क्योंकि बच्चे कभी-कभी इसी में कन्फ्यूज़ होके लूप में फँस जाते हैं कि सुबह जल्दी उठें या रात में लेट सोएँ। मान लीजिए सुबह या रात, पढ़ना ज़रूरी है। कभी भी पढ़ो, चाहे सुबह में अच्छा लगता है सुबह में पढ़ो, रात में अच्छा लगता है रात में पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। एक भी दिन मिस मत करो, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो, जहाँ पर आप कुछ प्रोडक्टिव ना कर पाओ, जहाँ पे आप कुछ नया ना सीख पाओ। तो हुँ, मेरी अप्रोच, जैसे मैं अगर पर्सनली बात करूँ, तो मैं सुबह पढ़ता था, सुबह अपने लेक्चर्स कंप्लीट करता था और शाम का जो वक़्त होता था, शाम के वक़्त में मैं अपने जो मॉक टेस्ट हैं और जो पीवाईक्यू हैं, उसको सॉल्व करता था या फिर रिवीजन करने का काम करता था। रात में नहीं पढ़ता था नॉर्मली, लेकिन कभी-कभी ऐसा हुआ कि 2-3 बजे तक मैंने पढ़ाई की। रेगुलर बेसिस पे नहीं, लेकिन की थी मैंने। कुछ ऐसे दिन रहे जहाँ पर रात को भी मेरे को पढ़ना पड़ा। अगर मेरा टारगेट जो मैंने सेट किया था, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तब तो मैं यही कहूँगा सबसे कि भाई पढ़ो, खूब पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है। कितने बजे पढ़ रहे हो, कितने ये घंटे पढ़ रहे मैटर हो, नहीं करता है। आप जो पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि आप पढ़े, ईमानदारी से पढ़े बिल्कुल। और आपने अपने जो रिज़ल्ट है उसको अचीव किया। कुछ ऐसी बुक्स हार्दिक जो आप रिकमेंड करेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को?
पर्सनली मैंने तो यूज नहीं करी। जो लेक्चर्स में वॉच करता था उन्हीं से मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करता था। लेकिन मैंने कुछ 2-3 पॉपुलर बुक्स के बारे में सुना है। तो अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं रिवीजन के लिए या फिर जो पीवाईक्यूज उनको सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए 2-3 अच्छी बुक्स हैं जिनको वो रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे केवीएस मदान की एक बुक बहुत फेमस है, मैम आपने सुना होगा। हाँ, पेपर 1 के लिए तो बिल्कुल। केवीएस मदान की बुक आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। उत्कर्ष अकेडमी की एक बुक है, वो मैंने एक बार देखी थी, मुझे अच्छी लगी वो बुक। हाँ, तो वो उत्कर्ष अकेडमी की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एक अच्छी बुक है जो मैंने देखी, वहां से आप जरूर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और बुक है ट्रूमैन। अगर आप पीवाईक्यूज लेना चाहते हैं, पीवाईक्यू के लिए पर्टिकुलरली कोई बुक रेफर करना चाहते हैं, तो ट्रूमैन की एक किताब है, उसका आप यूज करें, ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अननेसेसरी बुक्स मत इकट्ठी करिए। अननेसेसरी बुक्स आप लोग जमा तो करके रख लेते हैं, लेकिन वो बाद में आप उनको यूज नहीं करते और वो आपके किसी भी काम नहीं रखी रह जाती हैं। कि अननेसेसरी रिसोर्सेज यहाँ पे लिखते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज। बिल्कुल। बहुत से बच्चों के मन में, एस्पिरेंट्स के मन में, हमारे पास भी ये सवाल आता है कि भाई ऑफलाइन कोचिंग ज्यादा बेनिफिशियल है या ऑनलाइन? तो मुझे पर्सनली हार्दिक ऐसा लगता है कि ऑनलाइन ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन आपका इस पे क्या कहना है कि क्या ऑफलाइन जाना चाहिए या ऑनलाइन जाना चाहिए? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के ही अपने फायदे नुकसान हैं। आपकी जो अप्रोच है वो किस तरीके की है, ये ज्यादा मैटर करेगी। पर्सनली मुझे ये लगा कि ऑनलाइन कोचिंग जो है वो बेस्ट है। ऑनलाइन इसलिए बेस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ। कभी भी पढ़ो, लेक्चर्स को पॉज भी कर सकते हो। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो चार बार लेक्चर देख लो, 4 बार उसको पॉज कर दो। कई बार मैं क्या करता था, मुझे लगता है कि किसी लेक्चर को जल्दी देख लेना चाहिए, तो उसको 1.5x पे कर दिया, 2x पे कर दिया, तो उसको मैं जल्दी से देख लेता था। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मेरा टाइम सेव करती है, मेरे एफर्ट्स और रिसोर्सेज को सेव करती है। घर बैठे या कहीं पर भी, कई बार ऐसा हुआ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल करते करते भी मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि मैं ऑनलाइन लेक्चर वॉच कर सकता था, ऑनलाइन एमसीक्यू सॉल्व कर सकता था। तो ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑनलाइन सिस्टम की, कि आप वहां पर कहीं पर भी बैठ कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, देयर आर न्यूमरस डिस्ट्रैक्शंस। आओगे जाओगे ट्रैवल करोगे, रास्ते में 10 तरह के डिस्ट्रैक्शंस होंगे, कई बार आपके दोस्त मिल जाएंगे, वो आपको कहीं ले जाएंगे। तो इन सब चीजों से आपका टाइम जो है वो बहुत वेस्ट होगा। क्लास में टीचर लाइव पढ़ा रहा है, कई बार ऐसा होगा कि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। अब जरूरी नहीं है आप उसी वक्त पूछ लो, आपको अलग से टाइम लेना पड़ेगा। बिल्कुल। टीचर को पॉज नहीं कर सकते, आप ना उसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए पर्सनली मेरा मानना है ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है। खास तौर पे उन लोगों के लिए तो और भी अच्छा है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ ना कुछ और कर रहे हैं साथ में, क्योंकि उनके पास समय नहीं है कि वो ऑफलाइन कोचिंग विजिट करें। बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन में ही ज़्यादा मुझे भी ऐसा लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि भई बच्चों को अपने पेस के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। हार्दिक, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल सेशन जा रहा है आपके साथ और हमारे व्यूअर्स को भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ये सेशन देख के, बहुत इंस्पायर होंगे वो आपकी जर्नी से। किस तरीके से नॉर्मली आपने धीरे-धीरे मेहनत करके इतनी मेहनत करी कि आप ऑल इंडिया रैंक 7 लेकर आए और उसके बाद भी यू आर वर्किंग एज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? मतलब प्रिपरेशन की जर्नी में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए एस्पिरेंट्स को? बहुत सारी चीजें हैं। नंबर वन, आप कभी भी बहुत सारे रिसोर्सेज या बहुत सारे एजुकेटर्स से कंसल्ट मत करिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, 3-3 4-4 एजुकेटर्स की क्लास ले लेते हैं, अल्टीमेटली किसी से नहीं पढ़ते। तो ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, अपने एजुकेटर्स को लिमिटेड रखिए। देखिए, एक एजुकेटर के पास जाइए, एक ही टीचर के पास जाइए, एक ही इंस्टीट्यूट के पास जाइए और इस पर भरोसा रखिए कि वही आपकी नैया को पार लगाएगा, वही आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करवाएगा। अगर आप इधर उधर भटकते रहेंगे और बार बार टीचर्स बदलते रहेंगे, तो वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। दूसरा, अननेसेसरी बुक्स को कलेक्ट मत करिए।
मैंने काफ़ी सारे ऐसे इवन मेरे कुछ दोस्त भी ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत सारी बुक्स कलेक्ट कर ली। यूजी और पीजी की बहुत सारे अलग-अलग राइटर्स की बुक उन्होंने कलेक्ट कर ली कि इनसे हम तैयारी करेंगे और उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उसमें। आप अननेसेसरी बुक्स को जमा कर रहे हैं, क्यों आप अननेसेसरी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो फालतू बुक्स अवॉइड करिए, लिमिटेड रखिए। तीसरा, पीवाईक्यूज करके जाइए। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट को रीड कर लिया, हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट करके आ जाऊंगा, नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन करूंगा, बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपकी सही अप्रोच ये है कि पीवाईक्यू उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जरूर सॉल्व करिए और सारे सॉल्व करिए। अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार में क्या होता है ना कि हमने पढ़ तो लिया, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है वो हम नहीं समझ पाते। बिल्कुल। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पीवाईक्यू जरूर करिए। इसके अलावा आपको और क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, कंपैरिजन मत करिए प्लीज। कंपैरिजन जब जब आप करते हैं आप अपना लॉस कर रहे हैं। आप और जो सामने वाला इंडिविजुअल है, सबकी जर्नी जो है कई मायने में सिमिलर हो सकती है और कई मायने में डिफरेंट भी हो सकती है। के पास हो सकता है कम रिसोर्सेज हो, सामने वाले के पास हो सकता है ज्यादा रिसोर्सेज हो। तो आप कंपैरिजन बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अपने हिडन पोटेंशियल को पहचानिए और जिस तरीके से आप बेस्ट अपना दे सकते हैं उस पर फोकस करिए। आप जब जब कंपैरिजन करेंगे आप ट्रैप में फंसेंगे, बिल्कुल। उस ट्रैप में हमको नहीं फंसना। और कंपैरिजन करने से क्या है कि अपना कॉन्फिडेंस लो करते हैं बच्चे एक तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आस पास वालों से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ना खुद ही रील में फंस जाते हैं। बिल्कुल ये लगता है कि सामने वाला बहुत बेहतर है, ये एग्जाम क्लियर कर ले जाएगा, मेरा नहीं होगा। इसमें नहीं रहना है, बिल्कुल। लास्ट में जाते जाते हार्दिक क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को और जो होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो यूजीसी नेट जर्नी में प्रवेश करने वाले हैं, जो आपका वीडियो देख रहे हैं, जो इससे इंस्पायर हो रहे हैं आपकी जर्नी से कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 7 आई है, 244 आउट ऑफ 300 स्कोर किया है, पेपर 1 में 42 और पेपर 2 में 80 स्कोर किया है। तो बहुत इंस्पायर हो रहे होंगे बच्चे इस सेशन से। बहुत फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन रही हमारी। जाते जाते क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को हार्दिक? जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ऑलवेज बिलीव इन गॉड्स प्लान। आप कई बार ऐसी चीजें सोचते हैं जो आपको लगता है कि मैं अचीव नहीं कर सकता, लेकिन आपके अंदर जितना पोटेंशियल भरा हुआ है आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और भगवान ने जो कुछ सोच रखा है वो होकर ही रहेगा और आपसे ज्यादा अच्छा भगवान ने आपके लिए सोच कर रखा है। तो हमेशा भगवान पर भरोसा रखें, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, ये बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। डर के नहीं रहना है, मेरा क्लियर हुआ आपका भी क्लियर होगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है और ये कब क्लियर होगा जब आप दो तीन चीजों पे फोकस करेंगे। कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत करिए, डेली मेहनत करिए, डेडिकेशन, डेडिकेशन के साथ काम करिए और काम चोरी मत करिए। ईमानदार रहिए, ईमानदारी से काम करिए। अगर कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कुछ सेट कर रहे हैं तो उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश करिए। कभी भी काम चोरी मत करिए। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट हो सकते हैं उतना लगा दीजिए। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, उस दिन के बारे में सोचिए जब वो प्राउड फील करेंगे। जब आप खुश होंगे आपके आस-पास के लोग खुश होंगे। तो आपका भी एग्ज़ाम क्लियर होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप ये मेहनत करते रहिए और आप भी ऑल इंडिया रैंक लेकर आएँगे और ऐसे ही आपके भी इंटरव्यू होगा, आप भी पॉडकास्ट करेंगे। मैं खुद बहुत इंस्पायर हुई हूँ हार्दिक आज आपसे बातचीत करके। और
आई होप कि हमारे सारे बच्चे जो हैं वो इस पॉडकास्ट को जो देख रहे हैं वो भी बहुत इंस्पायर हों और वो भी इस जर्नी में सक्सेस हासिल करें। आपने जो चीजें बताई उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बहुत से बच्चे क्या होता है हार्दिक, शुरू में भटक जाते हैं, है ना, उन्हें पता नहीं होता है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहना चाहिए, जर्नी के दौरान हमें क्या करना चाहिए, PYQ मॉक। लेकिन आज की इस कॉन्वर्सेशन में आपने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि भाई ये चीजें हैं और ये चीजें अगर आपने करी तो आप जरूर सक्सेस हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच हार्दिक, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, अपने कॉलेज टाइम्स में, कॉलेज आवर्स में हमारे लिए, उत्कर्ष के लिए आपने समय निकाला, इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच हार्दिक, थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for inviting me. काफी फ्रूटफुल सेशन रहा और काफी कंस्ट्रक्टिव था। उम्मीद करता हूँ जो भी व्यूअर्स, जो भी एस्पिरेंट्स इस सेशन को वॉच करेंगे उनको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी इस कॉन्वर्सेशन से और काफी लोग इससे सीख कर आगे बढ़ेंगे, उनको हेल्प मिलेगी। जी, तो ये था हमारा आज का सेशन ऑल इंडिया रैंक 7 हार्दिक अग्रवाल के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में जल्द ही। जुड़े रहिए, उत्कर्ष UGC नेट के साथ लेकर आएंगे इसी तरीके के और भी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू हार्दिक, बाय बाय।